साथियों नमस्कार। आज के मुद्दे के सच में बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की। जैसा कि खबर आप लोग सुन चुके होंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया है। लेकिन सवाल है कि शेख हसीना की सरकार का ये तख्ता पलट हुआ कैसे। दरअसल इन सब के पीछे सबसे बड़ी बात जो ये है वो यही है कि वहां पर जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने छात्रों के एक आंदोलन को जबरदस्त हवा दी और विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है तो उसमें वहां की सेना का भी कुछ ना कुछ समर्थन है। और बात तो लोगों के द्वारा यहां तक कही जा रही है कि उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसका रोल रहा हो और फिर आईएसआई का संबंध चीन के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस तक का नाम आता है कि वो सरकारों को उथल पुथल, सरकारों के खिलाफ विद्रोह को वहीं पर बैठे बैठे हवा देते हैं, फंड देते हैं। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी कि शेख हसीना लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर इसी साल जनवरी में वहां पर चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनी थी। वो साल 2009 से वहां में बांग्लादेश में सत्ता में थी। तो एक तो बात ये है कि ये जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वहां के विपक्ष ने, विपक्षी पार्टी वहां सबसे जो बड़ी विपक्षी पार्टी है वो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके प्रमुख बेगम खालिदा जिया हैं, तो उनकी पार्टी ने उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। तो इसका मतलब ये साफ था कि वो इस सरकार के पक्ष में नहीं थे और एक मौके की तलाश में थे। वो मौका वहां पर जो आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया उसके खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने इन पार्टियों को मौका दिया। छात्रों के आंदोलन के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन में वहां की विपक्षी पार्टियों के लोग पूरी तरह से शामिल हो गए और फिर कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी, ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना और उनकी सरकार का साथ नहीं दिया। इसीलिए शेख हसीना को मजबूर होकर वहां से इस्तीफा दे करके बांग्लादेश से भागना पड़ा। अंतिम समाचार जो मिला था उसके मुताबिक वो यहाँ पर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में जो है भारत में, वहां पर वो पहुंच चुकी थी अपनी बहन के साथ। पहले भी वो बांग्लादेश से निर्वासित, बांग्लादेश से बाहर रह चुकी हैं और एक समय में तो जब उनके पिताजी की हत्या की गई थी तो उस समय शेख हसीना भारत में रहने की वजह से ही बच गई थी। बहरहाल शेख हसीना वहां से बाहर निकल चुकी हैं। सेना ने कहा है कि एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, लेकिन बात फिर ये भी हो रही है कि सेना कह तो रही है, सेना ने कई पार्टियों से मुलाकात की भी है, लेकिन उसमें आवामी लीग जो कि उनकी शेख हसीना की सत्ताधारी पार्टी थी, अब तो थी ही कहेंगे, उनको उन्होंने शामिल नहीं किया है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों को शामिल किया है। तो एक तो बात यह है कि अगर कोई इस तरह की सरकार बनती भी है वहां पर तो फिर अंतरिम सरकार में अगर राजनीतिक लोग शामिल होते भी हैं तो शायद आवामी लीग के लोग तो शामिल नहीं होंगे, विपक्षी पार्टियों के लोग उसमें शामिल होंगे और एक सरकार बनेगी। और यह भी बात हो रही है कि वो भी सरकार पता नहीं कब बनेगी। ऐसा हो सकता है कि सेना अभी कुछ समय तक या फिर लंबे समय तक भी अपने हाथ में वहां का शासन रखे, और बांग्लादेश में ऐसा पहले भी हो चुका है, वहां पर सेना का शासन रह चुका है पहले भी। वहां हमेशा से लोकतंत्र 1971 में जब से बांग्लादेश बना तब से लगातार वहां लोकतंत्र नहीं रहा है। वहां पर पाकिस्तान की तरह ही सेना भी सत्ता कई बार वहां पर कब्जा कर चुकी है। तो ये अब सवाल उठ रहा है कि भारत के लिए क्या, क्योंकि जब कभी बांग्लादेश में इस तरह की स्थिति आती है तो जाहिर सी बात है उसका असर भारत पर तो पड़ेगा।
शेख हसीना की सरकार, शेख हसीना की पार्टी, वो भारत की मित्र पार्टी, वो भारत के दोस्त माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो वहां से सत्ता से वो उखड़ गए। अब उनको उखाड़ने में कितना बड़ा हाथ पाकिस्तान का या फिर चीन का या फिर और भी दूसरे लोगों का है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन इतना लग तो रहा है कि जो सरकार वहां पर जनवरी में ही चुन करके आई, आखिर उस सरकार को मात्र 6-7 महीनों में ही इस तरह से क्यों हटा दिया गया? तो इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो सकता है। बहरहाल भारत को तो इसमें बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। 1971 से ही याद कीजिए, जब कभी बांग्लादेश डिस्टर्ब होता है तो भारी संख्या में शरणार्थी भारत की तरफ रुख करते हैं। इस बार भी ऐसा हो रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं, ईसाई हैं, इन लोगों के ऊपर वहां हमले हो रहे हैं। सिख हैं, बौद्ध हैं, इनके ऊपर वहां पर हमले हो रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत की क्या नीति रहेगी। हम सब जानते हैं कि भारत में पहले से ही कितनी जनसंख्या है। भारत इस तरह से शरणार्थियों को कितना उनका वहन उठा पाएगा। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि ऐसे जो मजबूर और लाचार लोग आएंगे, क्या उनको हम अपने यहाँ नहीं आने देंगे? क्या उनको उनके हाल पर छोड़ देंगे? ये बहुत बड़ी दुविधा भारत के लिए है। अब आगे बांग्लादेश में क्या होगा? सेना ने कहा है कि वो एक अंतरिम सरकार का गठन करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी कुछ सालों तक, कुछ समय तक बांग्लादेश में सेना का ही शासन रहे, वहां पर सेना ही शासन करे। तो भारत के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है कि आखिर भारत क्या करे। लेकिन वहां जो भी सरकार बनेगी, चाहे कोई अंतरिम सरकार बने राजनीतिक दलों की या फिर सेना वहां पर सत्ता में रहे, एक पड़ोसी होने के नाते भारत को कम से कम काम चलाऊ संबंध तो रखना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें जरूर आप लोग जानना चाह रहे होंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए। और साथ ही हाथ जोड़कर ये भी निवेदन है कि संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों के सहयोग के बिना चैनल आगे बढ़ेगा नहीं, इसीलिए आप लोगों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे भी किसी बड़े मुद्दे पर हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।